हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बोर्ड ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इस वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो आपको इसी पैटर्न में जो है अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है, एज वेल एज आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में भी, प्रीलिम्स में भी लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग को लेकर कि असर्शन एंड रीजनिंग में आपको पहले स्टेटमेंट, असर्शन मतलब स्टेटमेंट एंड रीजनिंग जो सेकंड सेंटेंस है वो उसका रीजन है कि नहीं वो चेक करना है। एंड यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए होंगे आप लोगों को, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आपको रीड करना, केयरफुली रीड करना जरूरी है। यहाँ पे असर्शन that means A stands for assertion. तो index numbers considers all factors. index number all factors consider करते क्या? नहीं करते। index number all factors को consider नहीं करता है। सेंटेंस रीड करने पे हमें पता चल जाता है। ये क्या कब पता चलता है? जब आपको रीडिंग की प्रैक्टिस अच्छे से हो, आपने लेसन्स को फ्रिक्वेंटली बार बार आपने रीड किया हो, नंबर ऑफ टाइम्स आपने रीड किया हो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि इंडेक्स नंबर सारे के सारे फैक्टर्स नहीं कंसिडर करता है। सेकेंड सेंटेंस में यहाँ पे जो रीजनिंग का सेंटेंस है उसमें दिया है इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन सैंपल, सैंपल पे बेस्ड है इंडेक्स नंबर, तो दिस इज ट्रू। तो मतलब जो आपका पहला स्टेटमेंट है असर्शन वाला, that statement is the false statement and the second statement is true। तो यहाँ पर ऑप्शन में से आपको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में आपको A is false but R is true दिया हुआ है। तो यहाँ पे A stands for assertion, तो क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दिया है A is false but R is true। नाउ यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये जो हाईलाइटेड येलो हाईलाइटेड आंसर है, इस तरीके से आपको आपके आंसर को प्रेजेंट करना है। assertion एंड रीजनिंग के आंसर को, आंसर 1, 2, A is false but R is true, इस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, assertion मनी मार्केट इकोनोमाइजेस यूज ऑफ कैश, कैश के यूज को इकोनोमाइज करता है मनी मार्केट। तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, सही बात है कि इकोनोमाइज करता है। एंड मनी मार्केट डज नॉट डील विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अरे ये डील करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ, चेक हुआ, ट्रेजरी बिल हुआ, तो ये सबके साथ ये सब डील करता है। डज नॉट है मतलब ये जो रीजनिंग स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो आपका A इज ट्रू बट आर जो है वो फॉल्स है। तो आपको ऑप्शन में 1 A इज ट्रू बट R इज फॉल्स सिलेक्ट कर मतलब आपको ये जो हाईलाइटेड आंसर दिख रहा है आंसर 2, 1 A इज ट्रू बट R इज फॉल्स लिखना है। इस तरीके से मतलब ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको हाईलाइटेड आंसर बस अपना प्रेजेंट कर देना है एग्जाम में। नाउ थर्ड वन, assertion international trade leads to division of labor and specialization, this statement is true। labor and specialization को divide करता है, division करता है international trade। and reasoning में दिया India's national trade is not increasing, कैसे इंक्रीज नहीं हो रहा है? हो रहा है, इंडिया का नेशनल ट्रेड भी इंक्रीज हो रहा है आफ्टर एलपीजी। तो मतलब यहाँ पे ये जो सेकंड ये रीजनिंग का स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन 2 जहां पर ऑप्शन 1 जहां पर A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, तो आपका आंसर होगा A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। देन फोर्थ वन, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यस ये ट्रू है, हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट में स्टडी किया है। ये पहला जो असर्शन का स्टेटमेंट है ये ट्रू है। रीजनिंग, लेट अस सी, द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज सो लार्ज दैट वन पर्सन कैन नॉट इन्फ्लुएंस प्राइसेस, एक बंदा सिंगल पर्सन है ना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है मार्केट के प्राइसेस को, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पे आपको बोथ A एंड R ट्रू, एंड R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का। R जो है, R मतलब रीजनिंग का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का, कि प्राइसेस जब डिटरमाइंड होते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ये तैयार होते हैं। देन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको लिख देना है। फिर फिफ्थ वन है ए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी इज क्रॉस इलास्टिसिटी, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एक कमोडिटी की वजह से दूसरे कमोडिटी के डिमांड में चेंज होता है, उसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। रीजनिंग में दिया चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम लीड्स टू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, ये फॉल्स स्टेटमेंट है।
ये जो रीजनिंग है ये फॉल्स है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन जो आपका आएगा बोथ ए एंड आर जो है ये इसका रीजनिंग फॉल्स है, सॉरी रीजनिंग फॉल्स है, क्योंकि चेंजेस इन कंज्यूमर इनकम लीड्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये ट्रू है, बट रीजनिंग फॉल्स है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पर आपको लिखना है आंसर 5, बोथ ए एंड आर ट्रू and R is not the correct explanation of A। रीजनिंग जो है वो करेक्ट नहीं है, एक इसके रिलेटेड क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि A में जो असर्शन में क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में बात हो रही है। क्रॉस इलास्टिसिटी में तो एक कमोडिटी की वजह से दूसरे कमोडिटी की डिमांड में चेंजेस आता है, ना कि इनकम का कोई असर नहीं होता, उसका वो रीजन नहीं है उसमें। देन 6, production for self consumption is not accounted for national income। reasoning, the products kept for self consumption do not enter market। हाँ ये सही है कि मार्केट में एंटर करता ही नहीं है जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा हुआ प्रोडक्ट है, और हम लोग इसको नेशनल इनकम काउंटिंग में काउंट भी नहीं करते हैं सेल्फ कंजम्पशन वाली प्रोडक्शन को। तो यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर जो है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए। देन 7th one, foreign exchange management control is undertaken by commercial bank। commercial banks इसको undertake नहीं करता है, FEMA कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर जो है सेकेंड जो रीजनिंग दिया वो RBI हैज मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रूपी एंड एंश्योर इट्स स्टेबिलिटी। दिस इज ट्रू बिकॉज RBI इज द सेंट्रल बैंक, हमारी सेंट्रल बैंक है, बैंकर्स बैंक है, तो वो ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज रूपी एक्सचेंज का स्टेबिलिटी का कंट्रोल जो है वो RBI के हाथ में है। तो आपका जो फर्स्ट असर्शन का स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, बट जो रीजनिंग है वो राइट है। तो आपको यहाँ पे लिखना है रीजनिंग वाला स्टेटमेंट राइट है, तो यहाँ पे A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, ऑप्शन 2 आपको लिखना है। आपका आंसर प्रेजेंटेशन हाईलाइटेड, वंस अगेन आई विल रिपीट, हाईलाइटेड कलर में ही होना चाहिए। जो हाईलाइटेड कलर यू डोंट हैव टू हाईलाइट, मैंने ये हाईलाइट करके जो दिया है वो ही खाली आपको एग्जाम में लिखना है करेक्ट क्वेश्चन नंबर के साथ। देन 8th one, assertion supply is a relative term। reasoning, yes ये it is a relative term। reasoning, supply is always expressed in relation to price, time and quantity, both the statements are true and R जो है वो correct reason है for A। then 9th one, degree of elasticity is less than 1 in case of relatively inelastic demand। this is true, in case of relative inelastic demand जो ED होता है वो less than 1 होता है, and change in, इसका रीजनिंग में दिया है चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। यस चेंज इन डिमांड लेस होता है चेंज इन प्राइस, ये करेक्ट रीजन हो गया आपके असर्शन के लिए। तो आपका बोथ A एंड R आर ट्रू, थर्ड ऑप्शन आपको चूज कर लिखना है एंड R इज द correct explanation of A। then perfect competition is an imaginary concept of market। तो yes it is imaginary concept of market, there are large number of buyers and sellers in this market, both the statement जो है वो true है, लेकिन imaginary concept of market है करके ये reasoning सही नहीं है। यहाँ पे reasoning जो है वो perfect competition के लिए सही नहीं है, तो यहाँ पे both A and R are true लिखना है, मतलब फोर्थ ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। एग्जाम में भी इसी वे में आता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यही ऑप्शन के तरीके से आता है, बस आपको ध्यान से रीड कर लिखना है। इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। देन 11, मनी मार्केट इकोनोमाइजेज यूज ऑफ कैश। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मनी मार्केट डील्स विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ मनी। रिपीट होना मतलब यहाँ पे कैसे रिपीट हुआ है, यहाँ पे डज नॉट नहीं है। इससे पहले जो क्वेश्चन था हमने मनी मार्केट वाला हमने स्टडी किया, अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वहां पे डज नॉट डील विद द कर आया था। और ये देखिए मनी मार्केट डज नॉट डील, तो यहाँ पे नॉट ने इम्पैक्ट डाला, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू था, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीट होना मतलब डज नॉट का देखो फर्क है, नॉट का फर्क है। ऐसे भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, बोर्ड में आए हुए इस तरीके से क्वेश्चन। तो मनी मार्केट इकोनोमाइजेज यूज ऑफ कैश।
कैश के यूज को इकोनॉमाइज करता है। एंड सेकेंड रीजनिंग में मनी मार्केट डील्स विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी ट्रू है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एंड ये जो रीजनिंग वाला स्टेटमेंट है, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आपको ऑप्शन 3 सिलेक्ट करके लिखना है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन 12th वन, पब्लिक रेवेन्यू इंक्लूड्स टैक्स, नॉन टैक्स इनकम, दोनों भी तरीके की इनकम को इंक्लूड करता है पब्लिक रेवेन्यू, दिस इज ट्रू। रीजनिंग जीएसटी ऑल्सो इंक्लूड्स, जीएसटी इंक्लूड होता है, तो यहाँ पर जो ए है वो ट्रू है। जीएसटी ऑल्सो इंक्लूड, इट इज नॉट अ स्पेसिफिक, ये तो कैटेगरी के अंडर में ही आ जाता है, टैक्स की कैटेगरी के अंडर में, तो ये रीजनिंग वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, तो आपको करेक्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन लिखना है कि आंसर 12(1) ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्यों जीएसटी ऑल्सो इंक्लूड, ये कोई सेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट में टैक्स एंड नॉन टैक्स इनकम दोनों के बारे में बात हुई है, पब्लिक रेवेन्यू में इंक्लूडेड है, जीएसटी जो है वो पार्ट ऑफ टैक्स है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। देन 13th वन, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, ओके करेक्ट स्टेटमेंट है। देन रीजनिंग, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, ये भी सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, लेकिन ये जो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट रीजन फॉर द मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऐड होते टोटल यूटिलिटी बनता है, तो टोटल यूटिलिटी तो जब यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, बट डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, दैट इज नॉट द रीजन फॉर मार्जिनल यूटिलिटी के कम होने का रीजन ये नहीं है। देन वो तो हम लोग बार बार कंज्यूम करते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन होते रहता है, दैट इज द रीजन। नाउ 14th वन, विथ राइजिंग प्राइस सप्लाई ऑफ कमोडिटी फॉल्स, ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, सप्लाई ऑफ कमोडिटी फॉल थोड़ा ना होता है, इंक्रीज होता है, राइज होता है विद द राइज इन प्राइस। रीजनिंग यहाँ पे दिया, सेलर अर्न्स मोर प्रॉफिट एट हायर प्राइस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि सेलर ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है हायर प्राइसेस पे, लेकिन पहला वाला जो स्टेटमेंट है, असर्शन है, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 2 सिलेक्ट करना है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नाउ आई होप ये जो असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो आप इसको अच्छे से आंसर कर पाओगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी मार्च के दोनों 2022 एंड 2023 मार्च के पेपर में असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन था ही था, और ये बेस्ड है ऑन द चैप्टर रीडिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से ही आप इनको आंसर्स कर सकते हो, कुछ भी पूछ लेते हैं, तो यू हैव टू बी थरो विद द लेसन्स एंड सारे के सारे स्टेटमेंट्स वगैरह आपको समझ में आने चाहिए, केयरफुली रीड करके आपको लिखना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए बोला, तो आप कैसे उसको फुल कंप्लीट करोगे सेंटेंस को। द रिलेशन रीराइट कर द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इज इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो आपको आपका आंसर 1 हाईलाइटेड, जैसे आंसर मैंने दिया है येलो हाईलाइटेड आंसर, उसी पैटर्न में आपको एग्जाम में आंसर करना है। ये जो एक्स्ट्रा ये पूरा क्वेश्चन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है वो लिखने की जरूरत नहीं, ओनली आप आंसर 1 द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इज इनवर्स, एंड इट इज बेटर कि आप अपने प्रीलिम्स में ही ये पैटर्न फॉलो कर लो, प्रीलिम से ही इस पैटर्न में लिखना शुरू कर दो, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, नहीं तो आपके मार्क्स चले जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। मनी मार्केट फेसेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स ड्यू टू, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में से देखना है कौन सा करेक्ट आंसर है, इनएडिक्वेट सेविंग्स है, इनएडिक्वेट सेविंग्स है तो आपको फिल कर कर कंप्लीट कर देना है, सेंटेंस को लिख देना है फिर से। आंसर 2 मनी मार्केट फोर्सेस फेसेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स ड्यू टू इनएडिक्वेट सेविंग्स। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यहाँ पे आपको देखना है प्राइस थियरी, प्राइस थियरी, सो यहाँ पे आप लिखोगे आंसर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस थियरी। देन marginal utility of the commodity becomes negative when total utility of commodity is falling, fall करता है तब marginal utility of कमोडिटी जो है वो नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे आपको फॉलिंग को फिल कर कर, मतलब ये सेंटेंस पूरा फिर से लिखेंगे। आंसर 4 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज फॉलिंग। देन व्हेन पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट शोज
पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट शोज, फिफ्थ वन इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता है, क्योंकि ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही हो रहे हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, विद द इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर्स एंड ऑल. सो यहाँ पे आंसर 5 पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट शोज इंक्रीजिंग ट्रेंड प्रेजेंट करता है. देन एनडीपी इज ऑब्टेन्ड बाय, एनडीपी हमें कैसे रिसीव होता है, तो नेशनल इनकम वाले चैप्टर में है ये, डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी. जीडीपी से जब हम डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते हैं तो हमें एनडीपी मिलता है. आपको क्या करना है, सेंटेंस फिर से लिख के और आंसर को फिल कर देना और अंडरलाइन कर देना. तो यहाँ पे आंसर थर्ड, एनडीपी इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी. नाउ राइट शिफ्ट इन सप्लाई कर्व शोज, सप्लाई कर्व में राइट शिफ्ट क्या शो करता है, इंक्रीज इन सप्लाई को ये प्रेजेंट करता है. डायग्राम्स अच्छे से स्टडी करके लोगे सप्लाई वाले चैप्टर के वेरिएशन एंड आपका चेंजेस इन सप्लाई का, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो यहाँ पे सेवेंथ आंसर राइट वर्ड, शिफ्ट इन सप्लाई का शोज इंक्रीज इन सप्लाई. नाउ होल इकोनॉमी इज स्टडीड इन माइक्रो में तो नहीं होता है, मैक्रो में होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं हम, तो आपका आंसर 8 आएगा. होल इकोनॉमी स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. When percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price, the demand curve is steeper. Demand curve steeper होगा कभी भी, less than relatively inelastic का केस, relatively inelastic demand का केस है ये, तो उसमें steeper curve होता है. तो आपको आंसर फिल कर रीराइट कर सेंटेंस और अंडरलाइन कर देना है स्टीपर को. इस तरीके से आपको आंसर लिखना है. Now, the cost incurred by the firm to promote sales, सेल्स को प्रमोट करने के लिए कौन सा कॉस्ट इनकर करता है, सेलिंग कॉस्ट इनकर करता है, राइट. फॉर्म्स ऑफ मार्केट में है ये, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर है. तो यहाँ पे द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट सेल्स इज सेलिंग कॉस्ट, अंडरलाइन भी कर देना है आपको. देन 11 बजट दैट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो दैट बजट इज नोन एज द रेवेन्यू बजट. यहाँ पे हिंट भी मिल रहा है आपको, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला तो रेवेन्यू बजट बोलेंगे. तो आप आंसर 11 बजट दैट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज द रेवेन्यू बजट. Now purchase of goods and services from one country and selling them to another country, दूसरे कंट्री में सेल करना, that is known as इंटरपोर्ट ट्रेड. तो आप यहाँ पे लिखोगे आंसर 12 purchase of goods and services from one country and selling them to another country is इंटरपोर्ट ट्रेड. तो इस तरीके से आपको आंसर्स के प्रेजेंटेशन देनी है. आई होप आपको कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड असर्शन एंड रीजनिंग को कैसे लिखना है पता चल गया. नाउ लेट अस सी द कंप्लीट कोरिलेशन आपको कैसे प्रेजेंट करना है बोर्ड एग्जाम में. तो कंप्लीट द कोरिलेशन में आपको जैसे क्वेश्चन दिया है मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है, इसको कोरिलेट करना है आपको. लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए कौन सा मार्केट होता है, तो कैपिटल मार्केट. तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा वापस से लिखोगे और आप जो फिल करोगे आंसर कोरिलेशन का उसको आप अंडरलाइन करोगे. जैसे मैंने प्रेजेंट किया है कि आंसर 1 मनी मार्केट रिलेट्स टू मीन्स शॉर्ट टर्म फंड्स, कोरिलेशन में आपको लिखना है लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए कैपिटल मार्केट और उसको अंडरलाइन कर देना है. देन मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम थियरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थियरी. प्रेजेंटेशन आपके सामने है आंसर का. डायरेक्ट डिमांड फूड एंड मोबाइल्स होता है. लैंड एंड लेबर जो होता है वो इनडायरेक्ट डिमांड होता है, जिसे हम डिराइव डिमांड भी बोलते हैं. इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड. आंसर प्रेजेंटेशन आपके सामने है, हाईलाइटेड जो आंसर दिया है मैंने, दैट इज द आंसर प्रेजेंटेशन. आपको हाईलाइट नहीं करना है, आप हाईलाइट नहीं कर सकते, लेकिन आप अंडरलाइन करोगे अपने आंसर को और आपको कोरिलेशन का प्रेजेंटेशन इसी तरीके से देना है, एबीटी टेस्ट में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी. नाउ परफेक्ट इलास्टिक डिमांड ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट होता है. ईडी इज इक्वल्स टू 1 कौन से डिमांड में होता है, तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में होता है. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में ईडी इज इनफाइनाइट, तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में जो है वो ईडी इज इक्वल्स टू 1 होता है. तो आपको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड लिखने के बाद में अंडरलाइन करना है. ये पूरा कंप्लीट इसी तरीके से लिखना है आप लोगों को. देन आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट मेथड. आउटपुट मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड. फैक्टर कॉस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज इनकम मेथड. इनकम मेथड होता है क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको जो है उनका मेहनत जो रिवॉर्ड है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो यहाँ पर आपको इनकम मेथड लिखना है. इनकम मेथड इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड. देन पर्सनल इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स आपका आंसर आना चाहिए. जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, तो पर्सनल इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स. आपका आंसर प्रेजेंटेशन हाईलाइटेड वे में आपको लिखना है, इस वे में आपको लिखना है. देन
मैं तो आपको यही बोलूंगी कि टेक्स्ट बुक रीडिंग लेसन ज्यादा से ज्यादा रीड कीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस रहने दो, लॉन्ग आंसर रहने दो, सब में आपको हेल्प होने वाली। और स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक ही रेफर कीजिए। नाउ 7, डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। देन डैश सिंगल वेरिएबल, कंपोजिट इंडेक्स होता है ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, तो सिंगल वेरिएबल होगा यूनिवेरिएट इंडेक्स, यूनिवेरिएट इंडेक्स। थियोरेटिकल डिफिकल्टी, ट्रांसफर पेमेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, जनरल इक्विलिब्रियम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग फॉलो कर, मैक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्शियल इक्विलिब्रियम है। तो आपको इसी तरीके से आपके आंसर की प्रेजेंटेशन करनी है। तो आई होप ये जो 3 क्वेश्चंस है इनकी आपको पता चल गया कि कैसे प्रेजेंटेशन करना है। एंड गिव इकोनॉमिक टर्म्स में आपको क्या करना है, पूरा सेंटेंस वापिस लिख लो, ताकि आप अगर क्वेश्चन नंबर गलती से गलत डाल दो तो वो सेंटेंस जब सामने होगा और आपने आंसर करेक्ट लिखा है तो एटलीस्ट आपको उसके मार्क्स मिल जाए। पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि आप ये एरर ना करो। एंड डिफरेंस बिटवीन, जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है उसमें पहला पॉइंट आपका मीनिंग और डेफिनेशन होना चाहिए, एंड सेकेंड डिफरेंस पॉइंट, और बराबर से आपको लिखना है। आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस में लाते रहूंगी। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।